नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी उठापटक में जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। बयानबाजियां भी खूब हो रही हैं। ऐसे में शिवसेना नेता संजय राउत हर दिन कैमरे के सामने आकर बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। पहले विधानसभा भंग करने की बात की, उसके बाद कहा कि 24 घंटे में एमएलए लौटते हैं तो एमवीएस से गठबंधन भी छोड़ने को तैयार है। संजय राउत का बयान क्या इशारा करता है और वो क्यों बार बार पार्टी की तरफ से बयानबाजी कर रहे हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। महाराष्ट्र में मची सियासी हड़कंप में बार बार संजय राउत कैमरे के सामने आते हैं, बड़े बड़े बयान देते हैं। संजय राउत का बयान क्या इशारा करता है? संजय राउत शिवसेना के भस्मासुर हैं जी। शिवसेना की जो आज स्थिति है उसमें अगर उद्धव ठाकरे की भूमिका 50% है तो 50% भूमिका संजय राउत की है। और 50% भूमिका जो उद्धव ठाकरे की बता रहे हैं वो भी इसीलिए है क्योंकि उन्होंने उद्धव ठाकरे जैसे लोग को अपने पास रखा, जबकि लगभग ये पता है कि उद्धव ठाकरे आजकल शरद पवार के इशारों पे काम कर रहे हैं। अगर शुरुआती दौर से देखेंगे, जब से गठबंधन बदला गया, जब शिवसेना ने गठबंधन सहयोगी बदल लिया और भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, उद्धव ठाकरे के पास एक ऐसे नेता थे जिन्होंने लगातार ऐसी संभावनाओं को खत्म कर दिया कि उनकी बाद में फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है। क्योंकि शुरुआती दौर में जब गठबंधन की संभावनाएं बन रही थी एनसीपी और कांग्रेस के साथ, उसी समय से उद्धव ठाकरे बढ़ चढ़कर बयान देने लगे और वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। अगर शिवसेना के दूसरे सारे नेताओं को देख लें तो उनके मुंह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2-4 शब्द निकल गए होंगे तो वो गलती से निकल जाता है या फिर उस समय की सियासी मजबूरी होती है। लेकिन अगर संजय राउत को देखें तो वो अपने भ्रष्टाचार को ढकने के लिए भी शिवसेना को बदनाम करके भारतीय जनता पार्टी पर ही ठीकरा फोड़ेंगे। उसके साथ साथ जब गठबंधन की सरकार बन रही थी एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की, तो उस समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू किया और ऐसी संभावनाओं को पर ब्रेक लगा दिया जो कि फिर से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक दिशा में चल सके। उसके बाद बार बार उन्होंने शिवसेना के जो पुराने विचारधारा हैं उसी से अलग होने के इशारे किए और हर बार जब भी वो कोई बयान देते हैं कोई न कोई विवाद शिवसेना के अंदर पैदा हो जाती है। जैसे अब पिछले कुछ समय से जो महाराष्ट्र में सबसे बड़ा मामला चला इस पॉलिटिकल क्राइसिस से पहले, वो था मुंबई में राज ठाकरे का चैलेंज। उसके बाद किसका चैलेंज आया? साथ में चैलेंज आया रवि राणा और नवनीत राणा का। ये दोनों चैलेंज जो था उद्धव ठाकरे के सामने वो था हिंदुत्व को लेकर, क्योंकि शिवसेना की विचारधारा हिंदुत्व की रही है और ऐसे मामले इतने सेंसिटिव होते हैं राजनीति में कि उस पे एक स्मार्ट गेम खेलना होता है। लेकिन आप संजय राउत के सारे बयानों को देखिए, वो ऐसा संकेत दे रहे हैं कि सचमुच में उद्धव ठाकरे पूरी तरह से सेकुलर हो गए हैं। राज ठाकरे के ऊपर बोलना एक अलग बात है, लेकिन राज ठाकरे के साथ साथ वो बार बार बोल किसके लिए रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लिए। उन्होंने बोला भारतीय जनता पार्टी के भोंपू बन गए हैं राज ठाकरे, यानी कि राज ठाकरे और शिवसेना के बीच या उद्धव ठाकरे के बीच जो विवाद चल रहा था उसका मेन मुद्दा क्या था? अजान के समय जो लाउड स्पीकर पर अजान दिए जाते हैं। अब इस मुद्दे को प्रशासनिक तरीके से डील करना चाहिए था। राजनीतिक और सियासी तरीके से जो डील किया जाता है उसमें कम से कम उद्धव ठाकरे को अपने पुराने विचारधारा को सुरक्षित रखना चाहिए था। लेकिन संजय राउत हर दिन मीडिया के सामने कुछ ऐसे बयान दे रहे थे जिससे लग रहा था कि शिवसेना अब शरद पवार और सोनिया गांधी के इशारे पे चल रही है, उनके विचारधारा के साथ इतने बंध गई है कि अब वो अपने पुराने विचारधारा से समझौता कर ली है। उस समय शिवसेना के दूसरे नेता जो आज एकनाथ शिंदे हैं
जिन्होंने पार्टी से बगावत की है, उनके साथ कौन है? प्रताप सरनाईक, जिनके ऊपर मुकदमा भी चल रहा है, लेकिन फिर भी इतना मुकदमा चलने के बाद, ईडी की इंक्वायरी के बाद भी प्रताप सरनाईक ने बार बार ये नहीं कहा कि हम हिंदुत्व के एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा बड़े हिंदू हैं। उन्होंने आज भी जो एकनाथ शिंदे के साथ बगावत की है, उसमें वो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा की बात कर रहे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन फिर से करने की बात कर रहे हैं। यानी कि उद्धव ठाकरे के जो विधायक हैं या फिर जो उनके कैबिनेट के मेंबर हैं शिवसेना के, वो सारे के सारे इस बात से परेशान रहे कि संजय राउत को इतना भाव क्यों दिया जा रहा है, जबकि संजय राउत हमेशा शरद पवार के इर्द गिर्द मंडराते रहे। ऐसा लगने लगा कुछ समय में कि वो शरद पवार की पार्टी में ही शामिल होने वाले हैं, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि अब शिवसेना का भविष्य खतरे में होगा। और इस बीच जब राज्यसभा चुनाव के समय संजय राउत का नाम सामने आया तो शिवसेना में बगावत की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। जो गुस्सा इन लोगों के अंदर था वो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से ज़्यादा इनके लिए था कि बार बार संजय राउत शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को भड़काते हैं, अपने ही नेताओं के खिलाफ बात करते हैं और वो उनका कान भरते हैं, जिसके कारण उद्धव ठाकरे बिल्कुल परेशान, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। वो सही फैसला ले ही नहीं पाते। और संजय राउत हमेशा मीडिया में भी जो बयान देते हैं वो शिवसेना के वोट बैंक, यानी कि जो उनका आधार है शिवसेना का, वो 2-4% नीचे खिसक जाता है। ये उसी तरह से है जैसे राहुल गांधी की बात होती है कांग्रेस के अंदर। राहुल गांधी जब अपना मुंह खोलते हैं और जिन मुद्दों पर वो आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, उससे कांग्रेस को नुकसान हो जाता है। कुछ इसी तरह की स्थिति संजय राउत के साथ रही है और संजय राउत ने 2.5 सालों में शिवसेना के अंदर कई गुट बना दिए थे और वो सारे गुट धीरे धीरे एक हो गए और उसी का परिणाम आज सामने देखने को मिल रहा है। आज भी अगर संजय राउत की बात करें तो वो उद्धव ठाकरे की ही बात बोल रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे और उन दोनों के बीच जो बातचीत होती है, जिस पर सहमति बनती है कि हमें मीडिया के सामने क्या बोलना चाहिए, वो सहमति पर आज क्या फैसला लिया जा रहा है। संजय राउत बार बार किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं? विधायकों को और अघाड़ी सरकार के बीच। अघाड़ी सरकार को छोड़ने के लिए तैयार हैं। अगर छोड़ने के लिए तैयार हैं तो फिर विवाद ही खत्म हो जाता। अगर पहले ही फैसला ले लिया जाता तो ये विवाद शुरू ही नहीं होता, क्योंकि इन पूरे सारे जो नेता हैं वो कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे के उसी पॉलिसी से नाराज हैं कि अब जब बीएमसी का चुनाव सामने में है, उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव होगा तो हम अघाड़ी सरकार जो ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है, उस एजेंडे, उस विचारधारा के ऊपर क्या लोगों के सामने वोट मांगने के लिए जाएंगे। इनको चुनाव जीतना है। इन लोगों को सिर्फ पार्टी के और पार्टी प्रमुख की चापलूसी नहीं करनी है। उद्धव ठाकरे इन्हीं के बदौलत सीएम बने हैं। उद्धव ठाकरे के बदौलत वो पार्टी के नेता नहीं बने हैं। वो ग्राउंड में काम करते हैं, उसके साथ साथ पार्टी के होने के कारण 10 से 20% तक फायदा हो सकता है, लेकिन वो 10-20% का फायदा भी तभी होगा जब पार्टी उस स्तर पर अपने विचारधारा के साथ चलेगी। लेकिन जब विचारधारा ही छोड़ दिए तो फिर पार्टी उनके लिए इम्पोर्टेंट रही नहीं जाती है। और यही संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को सिखाया और इसी का परिणाम सामने है। जी, लेकिन हर बार देखा जाता है कि उद्धव कम बोलते हैं, संजय राउत हमेशा कैमरे के सामने आ जाते हैं, बयान देते हैं, पार्टी का अगला स्टेप क्या होगा उसके भी इशारे करते हैं। जो सियासी हलचल मचा है उसमें संजय राउत का रोल कितना इंपॉर्टेंट, और आगे अगर पार्टी टूटती है, वैसे भी तो टूटने के कगार पे है, तो संजय राउत का अगला कदम क्या होगा? संजय राउत का अगला कदम उद्धव ठाकरे के ऊपर निर्भर करता है। अगर उद्धव ठाकरे अभी भी संजय राउत के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो कुछ समस्या कम जाएगी शिवसेना की, क्योंकि शिवसेना में संजय राउत ऐसे नेता हैं जो अपने आप को चाणक्य समझते हैं पॉलिटिक्स का, और वो चाणक्य जो हैं वो अपने आप के लिए हैं। ये नहीं कि शिवसेना के लिए या किसी पार्टी के लिए वो काम कर रहे हैं, वो अपने लिए जमीन तलाश कर रहे हैं। और इसलिए इतने समय में उन्होंने शिवसेना के लिए तो कुछ नहीं किया, लेकिन अपने लिए एक आधार तलाशने की कोशिश की। उन्होंने कांग्रेस के साथ भी
उस तरीके का संबंध बनाया। यहाँ पर जब दिल्ली में कांग्रेस की बैठक होती है तो वो संजय राउत जाते हैं, राहुल गांधी के साथ भी मुलाकात किए, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं के साथ भी एक ठीक ठाक संबंध बना के रखे और अपना प्रचार प्रसार किया। यानी कि अपने आप को इस तरह से पेश किया कि वो महाराष्ट्र की राजनीति के एक बड़े नेता हैं, ताकि अगर शिवसेना कमजोर हो, शिवसेना में उद्धव ठाकरे कमजोर हो, तो वैसी स्थिति में दूसरे जगह पर भी उनके लिए रास्ता तैयार हो। क्योंकि संजय राउत का इतिहास देखेंगे तो भी और अभी के वर्तमान की स्थिति देखेंगे तो भी संजय राउत कोई जमीनी नेता नहीं है, जमीन से जुड़े हुए नेता नहीं है। अगर वो कारपोरेटर का चुनाव लड़ेंगे फिर भी हार जाएंगे। वो राज्यसभा की राजनीति करने वाले हैं। उनकी काबिलियत इतनी है कि वो सामना में लिखते हैं और उसके साथ साथ वो उद्धव ठाकरे के चापलूसी करते हैं। लेकिन उनको ये पता है कि चापलूसों को बहुत समय तक उस स्तर की अहमियत नहीं मिल सकती है। जैसे ही उनकी पोल खुलेगी उनको लात मार के बाहर कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो राज्यसभा की राजनीति करने वाले हैं उनको पावर चाहिए होता है और इसीलिए वो लॉबिंग ज़्यादा करते हैं। और ये जो संजय राउत इस बीच शरद पवार से लेकर कांग्रेस तक की लॉबिंग करते रहे। शरद पवार से मिलके उन्होंने उद्धव ठाकरे को लगातार दिग्भ्रमित किया। उन्होंने बताया कि शरद पवार जो चाह रहे हैं वही होना चाहिए। अगर शरद पवार ने अपना हाथ पीछे खींच लिया तो वैसी स्थिति में आप सीएम नहीं बने रह पाएंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आप सीएम अगर 5 साल रह भी जाते हैं तो न तो आपके हाथों में फिर शिवसेना रहेगी और न आगे कुर्सी मिलने की कोई संभावना है। क्योंकि विचार के साथ समझौता करने के बाद शिवसेना आधी कमजोर हो गई थी। अब चुनाव के बाद आपने गठबंधन तोड़ा भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन चुनाव के बाद अभी भारत में राइट टू रिकॉल का अधिकार नहीं है। यानी जो विधायक बन गया वो 5 साल के लिए बनेगा ही। अगर बीच में चुनाव होती है, अगर कोई विधानसभा भंग किया जाता है तो ही वो स्थितियां बनेगी, उपचुनाव के लिए तैयार होंगे या फिर दूसरी बार चुनाव होगा। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि 5 साल के बाद तो जनता के पास ही जाना है और उन्हें ही बताना पड़ेगा कि हमने इन 5 सालों में किस तरीके से पार्टी के पुराने विचारधारा से समझौता किया है। हम अब कांग्रेस और एनसीपी के पीछे पीछे चलने वाली पार्टी हो गए हैं। अब सबसे बड़ी बात यही है कि उद्धव ठाकरे जो कहा जाता है कि तार से गिरे और खजूर पर अटक गए, उद्धव ठाकरे ने जो किया वो किस लिए किया? उद्धव ठाकरे ने सीएम बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा और उद्धव ठाकरे या शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे के अलावा भी जो उनके इर्द गिर्द के नेता थे, जो उन्हें समझाया गया वो यही समझाया गया कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में धीरे धीरे अब बड़े भाई की भूमिका में आ गई। क्योंकि शुरुआती दौर में भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना की जरूरत पड़ी थी और धीरे धीरे शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी की जरूरत पड़ने लगी। और जब भारतीय जनता पार्टी की जरूरत पड़ने लगी तो 2014 के चुनाव में दोनों ने अलग अलग रास्ता अपना लिया। सीट के बंटवारे को लेकर परेशानी हो गई, क्योंकि जब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ उसके बाद भाजपा को जो जीत मिली और भाजपा का जो आधार बढ़ा, उसमें भारतीय जनता पार्टी का यह मानना था कि शिवसेना को अब उसे ज़्यादा सीटें देनी चाहिए। लेकिन शिवसेना 100 से ज़्यादा सीट देने के पक्ष में नहीं थी और इसलिए दोनों का गठबंधन टूटा। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी, सरकार बनाई और शिवसेना बाद में सपोर्ट करने के लिए मजबूर हो गई। और उस समय भी शिवसेना के कई नेता इस बात से नाराज थे कि उद्धव ठाकरे इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहे हैं। उद्धव ठाकरे को लगता है कि अगर शिवसेना के किसी नेता को बड़ा पद दे दिया जाए, सरकार में बड़ा पद दे दिया जाए, तो शिवसेना में उनका आधार, उनका कद बढ़ जाएगा। और ये जो एकनाथ शिंदे हैं उनके साथ यही हुआ है। 2014 में जब शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में आई तो उस समय एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता था। ये माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाने की मांग अगर करते उद्धव ठाकरे तो भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी ने बाद में जब 2019 के बाद एक बार जब अजीत पवार ने समर्थन दिया
और 80 घंटे की सरकार चली फडणवीस की, तो उस समय भी डिप्टी सीएम बनाया गया था। उसके बाद भी अगर शिवसेना की तरफ से ये डिमांड होता कि डिप्टी सीएम किसी को बनाया जाए तो वो बना देते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई भी इस तरह के प्रस्ताव नहीं दिए गए। और ये उद्धव ठाकरे की अपनी कमजोरी थी कि उन्हें विश्वास नहीं था कि अगर शिवसेना के किसी नेता को आगे बढ़ाएंगे तो फिर मेरा वर्चस्व रह पाएगा। इसीलिए उस समय एकनाथ शिंदे को पीछे घसीट लिया गया, एक सामान्य मंत्रालय दे दिया गया। और उसी समय देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों के साथ दोस्ती बढ़ी थी। तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे संजय राउत जैसे लोगों से घिरे हुए थे और संजय राउत ने जो सलाह दिया उसी का परिणाम आज देखने को मिल रहा है। इसलिए उद्धव ठाकरे में अगर अभी थोड़ी भी बुद्धि बची है तो सबसे पहले उन्हें संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और संजय राउत को अभी जो उन्होंने राज्यसभा का सीट दिया है, अभी राज्यसभा में क्या, उनको तो कारपोरेटर बनाने के लायक भी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन उद्धव ठाकरे ऐसा करेंगे नहीं। संजय राउत अभी और शिवसेना को बर्बाद करेंगे। उद्धव ठाकरे के हाथों से पार्टी भी जाएगी जैसी स्थिति बन रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय राउत का रोल बताने के लिए। धन्यवाद। तो महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है, शिवसेना के विधायक बागी हो गए हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद पर ज्यादा दिनों तक नहीं रहेंगे। उन्होंने सीएम आवास भी छोड़ दिया है। ऐसे में महाविकास अघाड़ी गठबंधन का अंत निकट है। शिवसेना नेता संजय राउत ने गठबंधन को लेकर बयान दिया है। कहा है कि अगर बागी विधायक 24 घंटे के अंदर मुंबई लौटते हैं तो पार्टी महाविकास अघाड़ी से बाहर आएगी। अब देखना होगा महाराष्ट्र में आगे क्या उलटफेर देखने को मिलता है। महाराष्ट्र के सियासी हलचल पर कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।